अ, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं योगेंद्र प्रताप सिंह, सहायक अध्यापक वाणिज्य, राजकीय इंटर कॉलेज बिजनौर से आपका जो ये कक्षाएं हैं इनमें स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की जो आपकी कॉमर्स की किताब है उसकी जो पहली यूनिट है बही खाता तथा लेखा शास्त्र उसका चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बेटा, चैप्टर का नाम है विनिमय विपत्र तथा उससे संबंधित लेखें। तो चलिए हम उसको शुरू करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जो आज हम जब देख रहे हैं आज के जो वर्तमान जो समय है उसमें अगर हमें जो बिज़नेस का स्कोप है उसका उस यानी बिज़नेस का जो दायरा है उसको अगर हमें बढ़ाना है, यानी उसको अगर हमें व्यापक पैमाने पे ले जाना है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो बिज़नेस है वो केवल जो हमारी कैश ट्रांजैक्शन है यानी जो नकद लेन देन है केवल उन्हीं पे निर्भर ना रहे। मतलब जो बिज़नेस है उसमें जो उधार लेन देन है उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसी यानी कि होना ये चाहिए कि अब हम लोगों को ये होना चाहिए कि किसी भी तरह से केवल कैश ट्रांजैक्शन पे ना निर्भर रह के उधार लेन देन पे चले जाना चाहिए, और वही हो भी रहा है जिसकी वजह से जो बिज़नेस है वो आज इतना वाइड होता चला जा रहा है, उसका दायरा इतना बढ़ता चला जा रहा है। तो बच्चों, मैं इसको आपको आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति या जब कोई विक्रेता होता है वो उधार माल बेचता है या वो किसी को कोई ऋण देता है, तो वो ये चाहता है कि जिस व्यक्ति को उसने उधार माल बेचा है या जिसको ऋण दिया है वो उसको वो ये आश्वासन दे एक तरह से, या वो वचन दे कि वो कितने समय में उसको उसने उसको उधार दिया है, जो ऋण दिया है उसको चुकाएगा। लेकिन वो ये चाहता है कि जो वचन है वो लिखित रूप में उसको मिले। तो ये जो संभव हो पाता है ये हो पाता है लिखित साख पत्र के माध्यम से। अब लिखित साख पत्रों में बच्चों क्या क्या आता है? लिखित साख पत्रों में है प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, चेक, और सबसे प्रमुख होता है विनिमय विपत्र यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है बच्चों? तो ठीक है बच्चों, ये आपने आसान शब्दों में समझ लिया होगा कि विनिमय विपत्र क्या होता है। अब आइए हम लोग जो विनिमय विपत्र है इसका अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं और इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि जब कोई विक्रेता किसी माल का विक्रय करता है, उधार माल का विक्रय करता है, या ऐसे समझ लीजिए कि जब कोई ऋणदाता होता है वो किसी को ऋण देता है, तो वो ये उम्मीद रखता है या वो ये चाहता है कि जिसको उसने माल बेचा है यानी क्रेता को या जो ऋण प्राप्त करता है वो उसको लिखित में ये आश्वासन दे कि वो उसका जो ऋण है या जो उसने माल खरीदा है उसकी जो कीमत है वो उसको कब तक भुगतान कर देगा। तो इसके लिए होता ये है, इस बात पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि ये किसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो इसके लिए होता ये है कि जो विक्रेता होता है या ऋणदाता होता है वो एक लेख पत्र है ना, या जिसको हम कह सकते हैं बिल, वो एक लेख पत्र या बिल लिखता है जिसमें इस बात पे भी आप बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा, जिसमें उस धनराशि का जो उसको पे करनी है और उस समय अवधि का यानी जितने समय के बाद उसको उसका भुगतान करना है स्पष्ट उल्लेख होता है। तो होता ही है बच्चों कि जो विक्रेता होता है यानी जिसने माल बेचा है वो एक लेख पत्र लिखता है जिसमें वो उस धनराशि का और समय अवधि का उल्लेख करता है कि इतने समय पश्चात इतनी धनराशि का उसको भुगतान कर दिया जाए, उल्लेख करता है। और ये बिल लिखने के बाद वो उसको जो क्रेता होता है यानी जिसने माल खरीदा है या जो ऋण प्राप्त करता होता है उसके पास भेज देता है। अब क्रेता या जो ऋण प्राप्त करता होता है वो क्या करता है, वो उस पर अपनी स्वीकृति देके अपने हस्ताक्षर करता है कि एक तरह से वो उसकी स्वीकृति होती है कि हाँ वो जो निश्चित धनराशि उसमें लिखी हुई है बिल में और जो समय अवधि दी गई है उसका वो भुगतान कर देगा। तो वो उसके लिए उस पर अपनी स्वीकृति स्वरूप अपने हस्ताक्षर कर देता है और वापस ये जो बिल होता है वो जो विक्रेता होता है या जो ऋणदाता होता है उसके पास लौटा देता है। तो बच्चों, यही जो बिल होता है बाद में ये बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है यानी विनिमय विपत्र कहलाता है। तो बच्चों, जो विनिमय विपत्र है उसका अर्थ आपको बहुत ठीक से समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि उसमें आपको कोई किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न रहेगा। बहुत साधारण सी बात है कि जब कोई भी उधार विक्रय होता है मतलब उधार माल बेचा जाता है, तो उधार माल बेचने के बाद जो विक्रेता होता है वो एक बिल लिख देता है जिसमें वो निश्चित धनराशि और समय अवधि का उल्लेख कर देता है। वो उस बिल को बाद में क्रेता के पास भेज देता है, क्रेता उस पर अपने हस्ताक्षर करके वापस विक्रेता के पास भेज देता है, और यही जो प्रलेख होता है वो विनिमय विपत्र कहलाता है यानी बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है। तो बच्चों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसकी विशेषताएं यानी विनिमय विपत्र की विशेषताएं। इसको हम मतलब इंग्लिश में कहेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिल एक्सचेंज। तो देखिए बच्चों, ये मैं आपको जिस तरह से बताऊंगा आप अपनी कॉपी में जब नोट्स बनाएंगे ताकि आपको ये याद रहे, वो भी बस उतना ही पॉइंट लिखिएगा जिस चीज़ को मैं बताऊंगा, बाकी को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
तो अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो जो बिल ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय विपत्र होता है, सबसे पहले ये लिखित होता है। तो आपको ये लिखना है कि विनिमय विपत्र एक लिखित प्रलेख होता है, यानी आपको लिखित को ब्लैक में रखना है, अंडरलाइन करके रखना है एक तरह से। दूसरा, शर्त रहित आज्ञापत्र, कि जो विनिमय विपत्र होता है वो एक शर्त रहित आज्ञापत्र होता है। नंबर 3, इसमें भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। तो बेटा आप लोग समझ ही सकते हैं कि जो विनिमय विपत्र है यानी बिल जो है वो विक्रेता द्वारा लिखा जाता है। तो विक्रेता द्वारा, जो कि लेनदार होता है, क्रेता को, जो कि देनदार होता है, भुगतान करने का, एक निश्चित धनराशि को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट, हस्ताक्षरित होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे जो क्रेता होता है बाद में अपने हस्ताक्षर करके वापस लौटा देता है उसको विक्रेता को, जो वो अपने पास निश्चित समयावधि तक संभाल के रखता है। इसके बाद हस्ताक्षर निश्चित धनराशि के लिए लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब बिल लिखा जाएगा तो उसमें वो अमाउंट, वो धनराशि जरूर मेंशन की जाती है जिसके लिए वो मतलब बिल लिखा गया है और जिसका भुगतान जो है क्रेता को करना है। उसके बाद निश्चित समयावधि, बेटा ये एक निश्चित समयावधि के लिए लिखा जाता है, क्योंकि उसमें जो धनराशि होती है उस धनराशि के साथ साथ ये भी उल्लेख किया जाता है कि इस बिल का भुगतान जो है वो कितने समय में करना है, क्योंकि जो उसमें समय का उल्लेख होता है उसी के आधार पर इसकी देय तिथि का आकलन किया जाता है। उसमें 3 दिन हम ग्रेस पीरियड के जोड़ देते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके आधार पर उसके देय तिथि निकाली जाती है। फिर एक जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो है ये विनिमय साध्य प्रलेख है, तो इसके ऊपर विनिमय साध्य प्रलेख अधिनियम 1881 लागू होता है। ये आप ध्यान रखिएगा विशेषताओं में। और एक इम्पॉर्टेंट बात है बेटा कि इसमें ना वैधानिक टिकट लगाना अनिवार्य होता है, यानी जो ये बिल लिखा जाएगा उसमें उसकी धनराशि के अनुसार जो वैधानिक टिकट है वो लगाया जाता है, स्टैम्प टिकट लगाया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो न्यायालय के स्टैम्प पेपर होते हैं उस पर भी लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में बना के रखिएगा। तो बच्चों ये आपने जो इसकी विशेषताएं थी, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उसको समझ लिया होगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें मैंने अंडरलाइन करने को कही या बोल्ड में लिखने के लिए कही, आप उसको लिख के रखिएगा। होता ही है कि बच्चों अगर हम ऐसे तो हमारे पास पूरी किताब होती है, लेकिन जो हमारे अपने नोट्स तैयार होने चाहिए वो इस तरह से होने चाहिए कि वो हमें बहुत ही, मतलब एक तरह से समझिए कि जो 10 पेज का जो चैप्टर है वो हम उसे इस तरह से समराइज्ड कर लें अपने रजिस्टर में या अपने नोट्स में कि वो 2 पेज में आ जाए और हमें पूरी तरह से उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम अपने नोट्स बनाएं। तो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिखते जाइए, उस तरह से ही करते जाइएगा। अब इसके बाद हम चलते हैं बेटा कि जब विनिमय विपत्र बनाया जाता है या विनिमय विपत्र लिखा जाता है तो उसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो वो सावधानियाँ वही सब हैं जो विनिमय विपत्र के में लिखते समय चीज़ें आती हैं। उन सब चीज़ों में हमें सावधानी रखनी है। जैसे सबसे पहले नंबर 1 आती है तिथि, यानी कि डेट। तो बेटा होता ये है कि हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जो विनिमय विपत्र में डेट डाली गई है वो किसी भी तरह से गलत ना हो, यानी कि उसमें किसी तरह की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है जो डेट उसमें डाली जाती है उसी के आधार पे ही जो हम उसमें समयावधि का उल्लेख करते हैं उसके आधार पे ही बाद में जो देय तिथि है उसका आकलन किया जाता है। तो इसलिए हमें सुनिश्चित होना चाहिए कि जो उसमें हमने भुगतान मतलब जो डेट डाली है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और जैसा कि और हाँ, एक और बात इम्पॉर्टेंट है जो है कि जो डेट होती है वो हमेशा विनिमय विपत्र के राइट साइड ऊपर की तरफ डाली जाती है। डेट ये होगी नंबर 1 डेट। उसके बाद अगर हम देखें तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो होती है उसमें उसकी जो अवधि है ना, अवधि और जो धनराशि है दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि जो धनराशि होती है, चलिए हम नंबर 2 धनराशि को लेते हैं। बेटा धनराशि को लिखते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो धनराशि है वो अंक और शब्द दोनों में लिखी जानी चाहिए। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब वो अंक और शब्दों में लिखी जाए तो दोनों में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं होना चाहिए। फिर आती है समयावधि। हमें समयावधि को लिखते समय बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जितने हम उसमें समय डालते हैं, जितना हम उसमें टाइम देते हैं उसके आधार पर ही देय तिथि की गणना की जाती है। तो इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट शब्द होता है बेटा जो हमें जनरली हम लोग मिस करते हैं, वो होता है कि प्रतिफल प्राप्त शब्द लिखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है विनिमय विपत्र में लिखना, क्योंकि जब हम ये शब्द डाल देते हैं कि इसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है तो जो इसका लेखक होता है और जो इसका स्वीकर्ता होता है उसके मध्य एक वैधानिक संबंध पुष्ट हो जाता है। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रतिफल प्राप्त शब्द लिखा जाए। इसके अतिरिक्त जो लेखक है और जो स्वीकर्ता है उनके दोनों के नाम आने बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पक्षों के। और इसके अलावा उनके हस्ताक्षर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके जो हस्ताक्षर हैं वो दोनों जगह होने चाहिए, यानी जहाँ पे जो इसका लेखक है उसके हस्ताक्षर होने चाहिए और जहाँ पे इसका जो स्वीकर्ता है या प्राप्तकर्ता जो है जिसने उस पर अपनी सहमति दी है उसके हस्ताक्षर होने चाहिए। और बेटा हस्ताक्षर के समय जो स्वीकर्ता होता है वो एक स्वीकृत शब्द और इसमें लिख देता है,
यदि उसको उसमें कोई आपत्ति नहीं होती है तो स्वीकृत शब्द लिख देता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट है कि टिकट, उस पर टिकट लगा होना चाहिए निश्चित धनराशि के अनुसार। तो ये वो सावधानियाँ थी जो हमें विनिमय पत्र लिखते समय अपनानी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। अब मैं आपको इसका जो नमूना होता है, प्रारूप जो है वो और समझा दे रहा हूँ। बेटा आप लोग बाद में जब आपकी जो बुक होगी उसमें आप इसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो फिलहाल मैं इसके नमूने के बारे में बता देता हूँ। इसमें इसका जो नमूना होता है वो एक बॉक्स टाइप पूरा होता है, उसके अंदर लिखा जाता है। तो उसमें जो राइट साइड सबसे ऊपर लिखा जाता है उसमें तो वो तिथि लिखी जाती है जब ये बिल लिखा जा रहा होता है, और जिस शहर के वो होते हैं उस शहर का नाम डाल दिया जाता है, वो तो होती है टॉप में राइट साइड। उसी के जो लेफ़्ट साइड में होता है वहाँ पे बेटा वो अमाउंट लिखा जाता है जितने का ये बिल है, और उसके नीचे उस अमाउंट के अनुसार जितने का टिकट लगना होता है वो टिकट लगा दिया जाता है। फिर इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि मांग पर मेरे द्वारा मांग मतलब एक निश्चित तिथि पर जो निश्चित धनराशि है उसका भुगतान मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को कर दिया जाए, उसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है, ये लिखा जाता है। उसके बाद बेटा जो सबसे नीचे की तरफ आएंगे तो राइट साइड पे जो लेखक होता है उसका नाम और उसके हस्ताक्षर होते हैं, और लेफ़्ट साइड पे जो स्वीकर्ता होता है उसका नाम और उसके हस्ताक्षर होते हैं। तो ये उसका नमूना होता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों जो इसमें जो मेन लाइन होती है जो हमें बीच में लिखनी होती है वो ये होती है कि जैसे हमने टॉप पे डेट डाली है तो हम उस डेट के ही रेफरेंस में ये बात लिख रहे होते हैं कि इस तिथि के एक फिर निश्चित समय अवधि, चाहे वो 2 महीने हो 3 महीने हो, कि इस तिथि के 2 माह पश्चात मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को, अब यहाँ पे हम वो धनराशि बोलते हैं, मान लीजिए वो एग्जाम्पल लीजिए 10,000 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि इस तिथि के 2 माह पश्चात मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को 10,000 का भुगतान कर दीजिएगा, इसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है। ये उसकी भाषा होती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम लोगों ने इसका जो प्रारूप है उसको भी समझ लिया है। अब हम लोग ये देखते हैं बेटा कि जो इसमें है वो कौन कौन से पक्ष होते हैं, यानी कि जो विनिमय पत्र होता है उसके पक्षकारों को देखते हैं, यानी पार्टीज जो हैं। तो ये हमारा हेडिंग हो जाएगा विनिमय पत्र के पक्षकार, यानी कि पार्टीज टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बेटा इसमें 3 लोग मुख्य रूप से होते हैं। नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो जो इसका लेखक होता है जिसको हम आहर्ता कहते हैं, यानी ड्रॉवर, वो होता है। तो जैसा कि मैंने आपको ठीक से अगर समझा ही चुका हूँ तो आपको समझ में भी आ गया होगा कि जो माल का विक्रेता होता है, यानी जिसने माल बेचा है, बेटा वो ही बिल लिखता है। तो जो लेखक होता है वो माल का विक्रेता होता है और उसी के द्वारा भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो लेखक हुआ या जो आहर्ता हुआ यानी ड्रॉवर, वो जिसने माल बेचा है, जो माल का विक्रेता है वो, या जिसको बाद में पेमेंट मिलेगी यानी लेनदार, वही बिल का लेखक होता है। ठीक है। नंबर 2 पे आता है उसको हम कहेंगे स्वीकर्ता या आहर्ती, है ना, इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉई या एक्सेप्टर। तो बेटा जो बिल लिखा गया है वो हम लिख के बाद में क्रेता यानी जिसने माल खरीदा उसको भेजते हैं। तो जो स्वीकर्ता होता है वो जो बिल मतलब जिसने माल खरीदा है यानी जो क्रेता होता है वही बिल का स्वीकर्ता होता है, और वही जो बिल में लिखी हुई धनराशि होती है उसका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऐसे कह सकते हैं हम लोग जो है कि जो स्वीकर्ता हुआ यानी कि जो एक्सेप्टर हुआ या जिसको हम लोग ड्रॉई कह सकते हैं, वो क्रेता होता है जिसने माल खरीदा था और वही बाद में बिल का भुगतान करेगा। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो होता है बेटा प्राप्त करता है ना, या आदाता भी कहते हैं उसे, हम इंग्लिश में उसे हम पेई कहेंगे। तो नॉर्मली तो बेटा ये होता है, आप ऐसे मानिए कि जिसको बिल का भुगतान किया जाएगा यानी जो धनराशि को प्राप्त करेगा वो प्राप्तकर्ता कहलाता है ना। सामान्य रूप से देखा जाए तो जो बिल का लेखक होता है वही बिल का प्राप्तकर्ता भी होता है, क्योंकि उसी को पेमेंट होता है। लेकिन कई बार जब हम आगे चैप्टर में चलेंगे तो आएंगे, कई बार क्या होता है कि जो लेखक होता है या जो जिसके पास बिल होता है मतलब विक्रेता होता है, वो उस बिल को निर्धारित समय अवधि होने से पहले ही या तो किसी तीसरे व्यक्ति को बेचान कर देता है या बैंक से उसको डिस्काउंट पे भुना लेता है। तो यदि ऐसी स्थिति आती है तो उस स्थिति में जो प्राप्त करता है या आदाता है वो या तो वो बैंक हो जाएगा या वो व्यक्ति हो जाता है जिसको बिल का बेचान किया गया। ठीक है बच्चों, ये तीनों पक्ष थे। तो बेटा ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है विनिमय विपत्र की स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आप अब तक बहुत अच्छी तरह से समझ ही गए होंगे कि जब विक्रेता द्वारा माल बेचा जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, वो एक बिल लिखता है जिसमें वो निश्चित धनराशि और समयावधि का उल्लेख करता है। फिर उस बिल को लिखने के बाद बेटा वो उसको जो क्रेता होता है जिसने माल खरीदा है उसके पास भेजता है।
क्रेता को क्या करना होता है, क्रेता को ये करना होता है कि उसमें उसको ठीक प्रकार से पढ़ के उसमें जो धनराशि और वो जो समयावधि लिखी होती है, यदि वो उससे सहमत होता है तो वो उस पर स्वीकृत लिख के और अपने हस्ताक्षर कर देता है। और ऐसा करने के बाद वो वापस बिल को जो इसका विक्रेता होता है उसके पास लौटा देता है। तो ये जो प्रक्रिया हुई बेटा, ये कहलाती है बिल की स्वीकृति, है ना, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र की स्वीकृति। और जब तक बेटा ये स्वीकृति नहीं हो जाती है तब तक ये बिल नहीं कहलाता है। जब तक इसकी स्वीकृति नहीं हो पाती तब तक ये कहलाता है केवल ड्राफ्ट। ठीक है, तो ये तो थी बेटा इसकी स्वीकृति। अब हम इसके भेद देखते हैं, यानी कि जो स्वीकृति है एक्सेप्टेंस, उसके टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। तो बेटा जो इसकी बिल की जो स्वीकृति होती है वो दो तरह से हो सकती है। नंबर 1 साधारण स्वीकृति और नंबर 2 विशेष या मर्यादित स्वीकृति। तो जो साधारण स्वीकृति होती है उसमें कुछ नहीं होता। उसमें जब विक्रेता ने सारी चीज़ें लिखने के बाद बिल क्रेता के पास भेजा है तो क्रेता उसमें स्वीकृत शब्द लिखता है, उस पर अपने हस्ताक्षर करता है और वापस लौटा देता है विक्रेता के पास। तो ये कहलाती है बेटा इसमें साधारण स्वीकृति। लेकिन विशेष या मर्यादित स्वीकृति क्या होती है, उसमें बेटा ऐसा होता है कि जब बिल जो है विक्रेता लिखने के बाद क्रेता के पास भेजता है तो क्रेता उसमें हस्ताक्षर करने से पहले कुछ शर्त लगा देता है। मतलब कोई भी वो शर्त किसी भी तरह की हो सकती है, तो वो उसमें उस शर्त का उल्लेख कर देता है, फिर अपने हस्ताक्षर करके बिल को लौटाता है। जैसे शर्त में वो लिख सकता है कि जो पेमेंट है वो एक निश्चित बैंक में किया जाएगा या एक बैंक की निश्चित शाखा पे किया जाएगा। उसमें वो ये शब्द डाल सकता है कि भुगतान जो है वो माल के सुरक्षित पहुंचने के बाद किया जाएगा। इस तरह की वो अपनी शर्तें उसमें कुछ लिखता है, फिर अपने उसमें हस्ताक्षर कर देता है और वापस वो विक्रेता के पास लौटा देता है। तो ये कहलाती है विशेष या मर्यादित स्वीकृति। तो ये दो स्वीकृति के प्रकार हो गए। तो ये आपको ठीक से समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है बच्चों, अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसकी जो एंट्रीज़ होती हैं, यानी इसके लेखे की तरफ बढ़ने से पहले या उन चीज़ों को समझने से पहले हम एक बार बहुत हल्की सी नज़र इसके जो लाभ होते हैं, जो महत्व होते हैं विनिमय पत्र, उस पर भी डाल लें। तो मैं बहुत शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको इसी तरह से ही करना है कि जो मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ आपको वो पॉइंट्स बना के रखने हैं और बोल्ड लेटर्स में या फिर ब्लैक लाइन में केवल उतना लिखना है, क्योंकि उसके अंदर की डिटेल मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगी, तो उसे हम आसानी से लिख सकते हैं। तो बेटा जो इसका लाभ होता है, ये जो महत्व होता है, उसमें जैसे पहला पॉइंट आएगा वो होगा कि बिक्री में वृद्धि, यानी कि जो विनिमय पत्र होता है उससे क्या होता है, हमारी सेल्स में वृद्धि होती है। क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल कैश में बहुत कम ट्रांजेक्शन होती हैं, तो जो बिजनेसमैन क्रेडिट सेल या फिर उधार बिक्री करते हैं उनकी बिक्री बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। क्योंकि जो उसमें क्रेता होता है उसको आसानी होती है खरीदने में भी, और बाद में वो पेमेंट आसानी से अपनी सुविधा अनुसार कर लेता है। तो विनिमय पत्र की सहायता से हमारी जो बिक्री होती है यानी सेल्स होती है वो बहुत बढ़ जाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि जो हमारी मुद्रा होती है उसकी बचत होती है, क्योंकि उसका मुद्रा में ट्रांजेक्शन नहीं होता है तो जो उसकी घिसावट वगैरह से जो हानि होनी होती है वो सब बच जाती है। तीसरा और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा वो है कि जो क्रेता होती है उसको बहुत आसानी होती है, क्रेता जो होता है, क्योंकि विनिमय पत्र के माध्यम से क्या होता है, क्रेता को जब भी माल खरीदना होता है वो खरीद लेता है और उसको पेमेंट करने के लिए निश्चित समय अवधि मिल जाती है जिसमें वो बाद में आसानी से पैसों की व्यवस्था करके उसका पेमेंट कर देता है। या ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसने माल खरीद लिया और इतनी निश्चित समय अवधि में उसने उस माल को बेच लिया और बेच के जब उसके पास पैसे आ गए तो उसकी सहायता से वो पेमेंट कर देता है। तो क्रेता को भी बहुत सुविधा होती है। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बेटा, जो इसका बहुत बड़ा महत्व है, वो ये है कि ये कानूनी प्रलेख है। मतलब ये है कि अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आती है कि जो इसका क्रेता होता है वो पेमेंट करने से मना करता है तो व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है इसको लेके, ये मान्य प्रलेख है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अगर हमें कभी बीच में पैसों की ज़रूरत होती है तो हमें भुनाने में सुविधा होती है। यानी कि अगर कभी कोई ऐसी स्टेज आती है विक्रेता के पास कि उसने 3 महीने के लिए बिल लिखा था लेकिन उसे 2 महीने बाद ये पैसों की ज़रूरत होती है, तो बेटा ऐसी स्थिति में वो बहुत आसानी से बैंक में जाके इसे डिस्काउंट पे भुना सकता है, या अपने किसी जो उसका कोई क्रेडिटर्स होता है, उसका कोई लेनदार होता है, उसको वो बेचान भी कर सकता है। तो इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो यही है कि इसमें समय, मतलब भुगतान के लिए जो समय होता है वो मिल जाता है, निश्चित अवधि भी लिखी रहती है। तो ये सारे वो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिससे हमें मतलब जिसको हमें अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि ये अगर हमें इसके लाभ और महत्व पता होंगे तभी हम इसके इम्पोर्टेंस को प्रॉपरली समझ के इसकी जो जनरल एंट्रीज है उसको कर पाएंगे। तो ये बच्चों इसके महत्व थे, आपको समझ में आएगा।
बेटा अब हम बात करते हैं जो लेखांकन संबंधी व्यवहार हैं, यानी कि ये तो हमने इसकी सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी और मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपने नोट्स बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ गई होंगी और ये हमेशा आपके लिए परमानेंटली मतलब इस तरह से हो जाएगी कि आपको ये हमेशा ध्यान रहेगी अच्छे से। तो अब हम लोग जो इसकी लेखांकन संबंधी व्यवहार हैं, यानी कि जो हमें एंट्रीज करनी होती है, उस पर मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली तो बात है कि जो विनिमय विपत्र संबंधी जो लेखांकन संबंधी जो व्यवहार किया जाता है वो सब दोहरा लेखा प्रणाली को ध्यान में रख के किया जाता है, यानी डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है उसमें भी। दूसरी बात होती है बच्चों की जो विक्रेता होता है ना, यानी जिसने माल को बेचा है, उधार माल बेचा है, वो ही जो होता है वो लेनदार होता है ना। उसी को ही एक तरह से जो है बाद में पेमेंट प्राप्त करने के लिए वो उत्तरदायी होता है, यानी कि जो भुगतान होता है बिल का वो उसे ही प्राप्त करना होता है। तो इसके लिए यानी कि विक्रेता के लिए जो कि लेनदार है, इसके लिए वो बिल जो होता है विनिमय पत्र वो बिल्स रिसीवेबल कहलाता है, बीआर कहलाता है। और जो क्रेता होता है जिसने माल खरीदा है वो देनदार होता है, उसको जो निश्चित धनराशि उसका पेमेंट करना होता है वो उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो उसके लिए जो ये बिल होता है वो बीपी यानी बिल्स पेबल होता है, बिल्स पेबल कहलाता है। इसके अलावा बेटा एक इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप विशेष रूप से ब्लैक या बोल्ड कैरेक्टर्स में लिखिएगा, वो होता है अनुग्रह दिवस यानी ग्रेस पीरियड। होता ये है कि जो जब बिल लिखा जाता है तो उसमें हमेशा ये लिखा जाता है कि इस तिथि के 2 माह पश्चात मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को इसका भुगतान करने की कृपा करें। तो होता ये है बेटा कि जो भुगतान की ऐसी तिथि आती है उसमें हमेशा 3 दिन जो होते हैं वो अनुग्रह दिवस यानी ग्रेस पीरियड के जोड़ दिए जाते हैं, और 3 दिन जोड़ने के बाद जो डेट निकल के आती है, जो तिथि आती है, वो कहलाती है बिल की भुगतान तिथि। यदि उस दिन कोई सार्वजनिक अवकाश या कोई बड़ा त्यौहार बैठ रहा होता है तो उससे एक दिन पहले की पेमेंट की डेट मानी जाती है, लेकिन यदि अचानक से कोई छुट्टी हो जाती है तो जो डेट निकल के आई है, अगर उस दिन छुट्टी है तो उससे अगले दिन जो है उसका पेमेंट करना होता है। यानी कि जो मेन पार्ट है वो ये है कि जो 3 दिन होते हैं वो हमें ग्रेस पीरियड के मिलते हैं, अनुग्रह दिवस के मिलते हैं। उसके आधार पे बाद में हमारी भुगतान तिथि का आकलन किया जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बेटा अब हम लोग चलते हैं कि जो इसकी एंट्री सेक्शन है, यानी कि जो इसके लेखांकन संबंधी व्यवहार किया जाता है उस पर। तो जो विनिमय विपत्र होता है, इसका जो धारक होता है यानी जिसके पास जिसके लिए प्राप्य बीआर होता है, बिल्स रिसीवेबल कहलाता है, जो है वो इसका कई तरह से प्रयोग कर सकता है ना। तो अब हम देखेंगे कि इसके विभिन्न प्रयोग यानी डिफरेंट यूजेस ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो विपत्र का लेखक हुआ है ना, उसके पास जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताया कि जो लेखक होता है यानी कि जिसको बाद में धनराशि प्राप्त करनी होती है, उसके लिए ये बिल प्राप्य विपत्र यानी बीआर यानी बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। तो ये जो बीआर होता है यानी बिल्स रिसीवेबल, इसका 4 तरह से प्रयोग कर सकता है बेटा। वो 4 तरह से कौन से हैं, बाद में इन्हीं पे हम लोग आगे जो न्यूमेरिकल सेक्शन है उसमें चलेंगे, क्योंकि इसी पे सवाल आएंगे। वो 4 तरह से हैं कि नंबर 1 तो है कि वो भुगतान की तिथि तक बिल को अपने पास ही संभाल के रख सकता है, यानी कि जो उसमें समय अवधि दी गई थी तब तक वो अपने पास ही संभाल के रख सकता है, और फिर जब समय आ जाएगा तब वो उसका पेमेंट ले लेगा। दूसरा है बेटा कि भुगतान की तिथि से पूर्व वो इसे बैंक से भुना सकता है, अगर उसे बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो वो भुगतान की तिथि से पहले ही इसे डिस्काउंट पे बैंक से भुना सकता है। तीसरा होता है कि भुगतान की तिथि से पूर्व ये इस बिल का बेचान कर सकता है, यानी कि किसी को भी ये बिल एंडोर्स कर सकता है। और चौथा हो सकता है कि बैंक में ये संग्रह के लिए इस बिल को भेज सकता है। तो ये 4 जो है इसके डिफरेंट यूज़ हैं, यानी विभिन्न प्रयोग हैं इसके, जिनकी सहायता से जो लेखक होता है वो इनका 4 तरह से इस्तेमाल कर सकता है। ये इसके यूज़ है। अब हम एक एक करके इसके जो मेथड होते हैं उसके आधार पे इसकी जो एंट्रीज होती हैं उसको समझेंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा मैंने जो भी आपको ये चारों टाइप्स बताए जिसमें वो अपने पास इसको संभाल के रख सकता था या बाकी सारी चीज़ें कर सकता था, तो जो इसमें सबसे पहले जो इसका पहला मेथड है उसकी एंट्रीज मैं आपको कराने जा रहा हूँ, है ना। उसकी एंट्री के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो पहला मेथड होता है उसमें ये होता है बच्चों कि जो लेखक होता है या जिसने माल बेचा है वो भुगतान की तिथि तक बिल को अपने पास ही संभाल के रखता है, और जब उसकी ड्यू डेट आ जाती है, जब पेमेंट की डेट आ जाती है, तो वो उसका पेमेंट रिसीव करता है। तो बेटा मैं इसको बहुत ही सरल एग्जाम्पल से आपको इसकी एंट्रीज बता रहा हूँ। आप हमेशा इसको इसी तरह से ही ध्यान रखिएगा। हम इसमें ए ले लेते हैं और बी ले लेते हैं, 2 लोग ले लेते हैं। ए को हम मान लेते हैं विक्रेता, है ना, ए जो है वो विक्रेता है और बी जो है वो क्रेता है। ठीक है। तो बेटा अब हमने जो ये पहला मेथड बताया जिसमें ए जो कि विक्रेता है उसने बिल को भुगतान की तिथि तक आने तक अपने पास ही संभाल के रखा, उसकी एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ।
बेटा इसमें देखिए, जब हम किसी एग्जाम्पल को लेके करेंगे तब हम इसमें अमाउंट का और डेट का उल्लेख उस समय करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कौन सा एक्शन होगा तो उसकी क्या एंट्री होगी। यानी कि जब उधार माल बेचा जाएगा, ठीक है, विक्रेता द्वारा, तब क्या एंट्री होगी, जब उसको स्वीकृति मिल जाएगी तब क्या एंट्री होगी, और जब उसको पेमेंट मिल जाएगी तब क्या एंट्री होगी। इसमें जो डेट्स हैं और जो अमाउंट है उसको मैं किसी एग्जाम्पल के द्वारा आपको बाद में ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझा दूंगा। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ए है वो विक्रेता है, उसने माल बेचा है, और बी जो है वो क्रेता है, उसने माल खरीदा है। तो बेटा हम पहले बात करते हैं जो विक्रेता है उसकी पुस्तकों में, है ना, उसकी पुस्तकों में क्या एंट्री होगी। तो आप देख ही सकते हैं कि जब ए माल बेचेगा तो सबसे पहले एंट्री होगी जब उसने उधार माल बेचा है। तो बेटा उधार माल बेचने की एंट्री बिल्कुल सिंपल वही एंट्री होगी जो हम हमेशा करते आए हैं। उस स्थिति में क्या होगा कि जो उधार माल खरीदने वाला है उसको हम डेबिट कर देंगे। यानी जब हम ए की पुस्तकों में कर रहे हैं जो कि विक्रेता है, तो माल खरीदा है बी ने, है ना, तो हम बी को डेबिट कर देंगे और टू सेल्स अकाउंट। तो पहली एंट्री हो जाएगी जब उसने उधार माल बेचा है, बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नरेशन में आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी पहली एंट्री इसकी। सेकंड एंट्री में क्या होगा, उसने बिल लिखा था, बिल को उसके बाद क्रेता के पास भेजा और क्रेता ने उस पर अपनी स्वीकृति दे दी। तो दूसरे नंबर पे क्या होगा, जब क्रेता उसमें अपनी स्वीकृति दे देगा यानी एक्सेप्टेंस दे देगा। तो बेटा जब क्रेता उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो ड्राफ्ट से क्या बन जाता है, वो बिल बन जाता है ना। तो वही बिल जो होता है, मैंने आपको बताया था कि जो विक्रेता होता है उसके लिए वो प्राप्य विपत्र यानी बीआर होता है, और जो क्रेता होता है जिसको उसका पेमेंट करना होता है उसके लिए वो बीपी यानी बिल्स पेबल होता है। तो हम इस समय कर रहे हैं विक्रेता की एंट्री। तो जब उसको स्वीकृति मिल जाएगी तो वो बन जाएगा उसके लिए प्राप्य विपत्र यानी बीआर, है ना, बिल्स रिसीवेबल। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी जब उसे स्वीकृति मिल जाएगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी, है ना, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम बी, है ना, क्योंकि उसको बी से एक्सेप्टेंस प्राप्त हो गई है तो वो बी को क्रेडिट दे देगा और वहाँ पे उसके लिए बीआर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। इसके बाद तीसरी, चूंकि बेटा हमने इसमें टाइप सेट किया है कि विपत्र को वो भुगतान की तिथि तक अपने पास ही रखता है और निश्चित तिथि आने पर वो पेमेंट लेता है। तो इस स्थिति में जब पेमेंट की एंट्री होगी तो उसमें क्या होगा, वो सिंपल नॉर्मल पेमेंट की एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। तो ये तो एंट्रीज हो जाएंगी बेटा ए के यहाँ पे जो कि विक्रेता था। अब हम बात करते हैं बी के यहाँ पे जो कि क्रेता है। तो उसके यहाँ पे भी सेम यही चीज़ हो जाएंगी लेकिन बस थोड़ी सी अलग होगी। तो अब हम बात कर रहे हैं बी की बुक्स में एंट्री करने के लिए, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी, यानी जो क्रेता है उसकी पुस्तकों में क्या एंट्री होगी। उसकी पुस्तकों में बेटा जैसे जो विक्रेता था उसने पहली स्टेज में जब उधार माल बेचा था तब एंट्री की थी, दूसरी स्टेज में जब उसको एक्सेप्टेंस यानी स्वीकृति मिल गई थी तब एंट्री की थी, और तीसरी स्टेज में जब उसको पेमेंट मिल गया था तब एंट्री की थी। पहली स्टेज में एंट्री हुई थी बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दूसरी स्टेज में एंट्री हुई थी बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, और तीसरी जो एंट्री हुई थी वो हुई थी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। तो ये तो थी बी के यहाँ की एंट्री। अब उसी तरह से तीन ही एंट्री जो होंगी, ये तो थी ए के यहाँ की एंट्री यानी कि जो कि विक्रेता था। अब ये तीन एंट्री तीनों स्टेजेस पे जो एंट्री है वो बी के यहाँ पे होगी। उसके यहाँ क्या होगा, नंबर एक, जब वो उधार माल खरीदेगा तब उसके यहाँ पे क्या एंट्री होगी। तो बेटा जब वो उधार माल खरीदेगा तो उसके लिए सिंपल परचेज वाली एंट्री होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, क्योंकि ए से उसने उधार माल खरीदा है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये हो जाएगी नरेशन। सेकेंड स्टेज में जब वो स्वीकृति देगा तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में हो जाएगा ए डेबिट, है ना, टू बीपी अकाउंट यानी बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसके यहाँ पे जो वो बिल है वो बिल्स पेबल होगा क्योंकि इसे उसका भुगतान करना है। तो इसके लिए यहाँ जो सेकेंड एंट्री है वो हो जाएगी ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। और तीसरी स्टेज में जब ये उसका बिल का भुगतान करेगा तब क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। ये इसके यहाँ पे तीन एंट्री हो जाए। बेटा मैं एक बार आपको दोबारा बता रहा हूँ, ए जो है वो विक्रेता है और बी जो है वो क्रेता है। ए के यहाँ की तीन एंट्री, उधार माल जब उसने बेचा तब एंट्री उसने की बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, स्वीकृति जब उसे मिली बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, और जब उसने पेमेंट किया जब उसको पेमेंट रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। ये तो थी
ठीक है बेटा। तो मैं आपको जैसे अभी दोबारा बता रहा था, तो मैं इसको एक बार ये बता दे रहा हूँ। इसी तरह से जो बी है, बी के यहाँ पे जो 3 एंट्री हैं, यानी कि जब उसने उधार माल खरीदा है, जब उसने स्वीकृति दी है और जब उसने भुगतान किया है। उधार माल खरीदने पे उसने परचेज अकाउंट डेबिट टू ए किया, जब उसने स्वीकृति दी तो उसने ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट किया, और जब उसने पेमेंट किया तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया। तो ये कंप्लीट जो है एंट्रीज इसके यहाँ पे है बेटा, आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके बाद जो इसके बाकी टाइप्स हैं या उनको मैं अगली जो क्लास होगी या जो अगला सेशन होगा उसमें आप लोगों को समझाऊँ। ठीक है प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें आपको समझाई गई होंगी बेटा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको ब्लैक बोर्ड या उसके माध्यम से आगे जब ये एंट्रीज करके भी दिखाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जो मैंने आपको थ्योरी या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, और जो नोट्स हैं उनको ठीक से बना के रखिएगा, और जो एंट्रीज़ मैंने आपको बताई उसे आप अपने रजिस्टर में कीजिएगा। फिर आगे मैं इसको न्यूमेरिकल जो इसमें दे रखे हैं एग्जाम्पल्स हैं उसकी सहायता से आपको समझाऊंगा, और इसके जो बचे हुए 0 टाइप्स हैं वो भी आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। चलिए, नमस्कार।